तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी के सिलसिले में एक बार फिर एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कल मैंने आपको जो भी अभी हाल में बृजभूषण शरण सिंह वाला विवाद है उस पर एक डीप कंपेरिजन दिया था और मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात को देखने के बाद कि लगभग सारे लोगों का माइंडसेट, जिन लोगों ने कमेंट किया, वो मेरे विचारों से कहीं ना कहीं मेल खाता है। सारे लोग इस बात को बहुत बारीकी से समझ रहे थे कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारा हिंदुस्तान एक तरह से जाग चुका है। जो कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे मीडिया वाले जो बस टीआरपी बटोरने के नाम पे कुछ भी आपको बताते हैं, आपको बरगलाते हैं, और एक आम इंसान के पास जो बेचारा अपने जीवन के कामों में बिजी है, रोजी रोटी के जुगाड़ में लगा हुआ है, सुबह को निकलता है, शाम को आता है, रात को 10 मिनट न्यूज़ देखता है, खाना खाता है, खाना खा के सो जाता है। ऐसे इंसान के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि वो जाने के बाद बाकायदा रिसर्च करे कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है। उसकी कोई गर्ज भी नहीं है ऐसा रिसर्च करने की, उसके पास टाइम भी नहीं है। उसका जो एकमात्र भरोसा होता है हम जैसे लोगों पे होता है कि जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं, जिसकी चीज़ को हम सुन रहे हैं, जिसकी आवाज़ में हम न्यूज़ देख रहे हैं, वो हमें सही जानकारी देगा। और इसके बावजूद भी अगर हम उसे गलत जानकारी देते हैं बस चंद पैसों के लिए, थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बताने के लिए, अपने आप को सबसे आगे दिखाने के लिए, तो एक तरह से आपके विश्वास का हम लोग कत्ल करते हैं अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। और सबसे मजबूती का जो रिश्ता होता है वो महज भरोसे का होता है, जो अपने सगे संबंधियों से भी होता है, अपने लोगों से भी होता है। और भरोसे का ही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो अनजानों से भी होता है। तो चाहे जो लोग हों, मेरी सलाह यही है कि किसी के भरोसे का कत्ल मत कीजिए। अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत हैं, आपके पास पक्की खबर है, तभी दिखाइए। अन्यथा कोई भी खबर हो, कोई भी न्यूज़ हो, बस अपनी महज टीआरपी के लिए मत बताइए, चूँकि आपके ऐसे खबर से, आपके ऐसे न्यूज़ सुनाने से किसी का परिवार उजड़ सकता है, किसी की इज्जत जा सकती है, कोई आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकता है। तो ये तो रही कल की कहानी की बात। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी सच कहें तो एक ऐसी कहानी है कि इसमें बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, या फिर जितनी भी मूवी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबकी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी। आज की कहानी में बदले का एक ऐसा मंजर दिखाई देगा। आज की कहानी में बदला भी बेहद फिल्मी अंदाज में होगा कि मुझे 15 साल बाद ही बदला लेना है, एक कत्ल करना है, लेकिन कत्ल 15 साल बाद करूँगा, 15 साल तक मैं तैयारी करूँगा, कत्ल इसी तरीके से करूँगा। बेहद फिल्मी अंदाज में कत्ल भी होता है, बेहद फिल्मी अंदाज में मामला खुलता भी है, और लास्ट में जब वो आदमी कत्ल करने की वजह भी बताता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉलीवुड की फिल्मों से भी कहीं ना कहीं मैच खाती हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलूँगा आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 दिसंबर साल 2022, जब लखनऊ के चौधरी मोहल्ले में एक सभासद जिनका नाम तारिक है, तारिक के घर के सामने कुछ लोग इकट्ठा थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, चाय पानी पी रहे थे, शाम का वक्त था। लेकिन इसी बीच उन आदमियों को एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। अब आदमियों के कान में जब आवाज़ जाती है तो आदमियों की गर्दन जाहिर सी बात है उस दिशा में मुड़ती है, और जैसे ही गर्दन मुड़ती है, चूँकि दिसंबर का महीना था, ज़्यादा कोहरा था, तो उन्हें बहुत साफ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो देखते हैं कि एक कार एक बाइक को टक्कर मार चुकी है, बाइक वाला गिर चुका है, और उसी गिरने की, उसी टक्कर की आवाज़ उनके कानों में आई थी। ये सारे लोग जब ऐसी चीज़ देखते हैं उन्हें लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है। सारे लोग उस जगह पे जाना चाह रहे थे, उस इंसान को उठाना चाह रहे थे, अस्पताल लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच जब तक कि वो आदमी के पास पहुंचते, ये सारे लोग उस गिरे घायल शख्स के पास पहुंचते, इतनी ही देर में उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है। उतरने के बाद अपनी गन निकालता है, निकालने के बाद इस आदमी पे फायर करता है, फायर करके अपनी कार में बैठता है, बैठने के बाद बाकायदा 9-11 हो जाता है। अब ये चीज़ें महज कुछ मिनटों में होती हैं, लिहाजा जितने भी लोग थे ना उन्हें कुछ समझ में आ रहा था कि क्या करना है, ना वो एक दूसरे से कुछ कह सकते थे, ना आगे जा सकते थे, चूँकि उनकी आंखों के सामने कत्ल हो चुका था। अब वो उस आदमी के भागने का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद उस घायल शख्स के पास जाते हैं, जाने के बाद फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी आती है, उस आदमी को लेकर अस्पताल जाया जाता है लखनऊ के ट्रामा सेंटर में। लेकिन पहुंचने से पहले
उस इंसान की गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। अब एक इंसान को दिन दहाड़े किसी शख्स ने पहले गाड़ी से ठोका, ठोकने के बाद गोली मार दी, तो एक तरह से ये जो मामला है धीरे धीरे सुर्खियों में आने लगा। धीरे धीरे लोगों में कौतूहल की वजह बनी कि मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, मारने की वजह क्या रही होगी। और ये कत्ल एक सफासत के घर के सामने हुआ था। ये कत्ल लखनऊ जैसे इलाके में हुआ था जो पूरे प्रदेश की राजधानी है। लिहाजा इस मामले का तूल पकड़ना तो लाजमी था, और होता भी कुछ ऐसा है। धीरे धीरे ये खबर आसपास के लोगों में फैलती है। पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनता है कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए, इस गुत्थी को सुलझाया जाए। लेकिन अभी तक तो पुलिस वालों को ये भी नहीं पता था कि ये मरने वाला कौन है। लिहाजा पुलिस वाले उस लाश के पास जाते हैं, लाश को बारीकी से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो आधार कार्ड और जो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनसे जब पहचान करते हैं तो शख्स की पहचान राम जीवन लोधी, जो कि गुरदीन खेड़ा गांव का रहने वाला था, राम जीवन लोधी के रूप में होती है। अब पुलिस वालों की एक टीम राम जीवन लोधी के घर पे जाती है, उन्हें इत्तला करती है, साथ में बताती है कि कैसे कत्ल हुआ, कि आपको किसी पे शक है। अगर शक है तो आप शक बताइए, अगर किसी से दुश्मनी है तो वो भी बताइए, या फिर कि कोई धमकी मिली हो या फिर कोई पारिवारिक रंजिश रही हो। अगर आपको किसी पे डाउट है या फिर कोई भी ऐसी बात जिस वजह से इस शख्स का कत्ल हो सकता था, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो तो आप प्लीज़ हमें बताइए, ताकि जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए, मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाए, जो कि आमतौर पर सारी चीज़ों में होता है। सारे कत्ल के मामलों में पुलिस का पहला कदम यही होता है कि सबसे पहले परिवार से पूछ लिया जाए कि किसी पे शक तो नहीं है, किसी से कोई रंजिश नहीं हो, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो पुलिस का काम आसान हो जाए। और जैसे ही घर वालों से पूछताछ की जाती है, एक तरफ घर वालों के होश उड़े हुए थे कि उनके घर के एक शख्स का इस तरह से कत्ल हो चुका था। दूसरी बात, कत्ल किस लिए हुआ इस बात की भी जानकारी घर वालों को नहीं थी। तीसरी बात, कत्ल किसने किया इस बात की भी कोई जानकारी घर वालों को नहीं थी। अब पुलिस वालों की एक तरह से मुश्किलें और बढ़ने लगी। मर्डर भी लखनऊ में हुआ था, मामला धीरे धीरे आगे की तरफ फैलता भी जा रहा था। पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, और जांच पड़ताल छानबीन की कड़ी में सबसे पहले पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के इलाकों में लगे थे, जब उनको खंगाला जाता है, सारी गाड़ियों को, सारी चीज़ों को जीरो इन किया जाता है, टाइम पीरियड को मैच कराया जाता है। जिस टाइम पे कत्ल हुआ था उसके 5-10 मिनट पे उस आसपास के इलाके में कितनी गाड़ियाँ थी। जाहिर सी बात है, लखनऊ जैसे शहर के चौधरी मोहल्ले में कम से कम 10-20 गाड़ियाँ तो उस टाइम गुजरी ही थी। तो इन गाड़ियों पे बाकायदा रिसर्च करने के बाद, सारी गाड़ियों को जीरो इन करने के बाद, फाइनली एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो पे पुलिस वालों की नज़र अटकती है। और इस स्कॉर्पियो को देखने के बाद जो उस मौके पे चश्मदीद थे वो भी शिनाख्त करते हैं कि साहब गाड़ी तो कुछ ऐसी ही थी। और जैसे ही इस गाड़ी को मरने वाले रामजीवन के घर वाले देखते हैं, फ़ौरन घर वाले चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो शिवा उर्फ शमशेर की गाड़ी है, और हो ना हो शमशेर उर्फ शिवा ने ही हमारे पति का कत्ल किया है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, और पुलिस वालों के पास और कोई चारा भी नहीं था, चूँकि ना कोई सबूत किसी और के खिलाफ मिल रहा था, ना कोई सुराग मिल रहा था, ना किसी से कोई दुश्मनी थी, ना किसी से कोई रंजिश थी। लिहाजा पुलिस वालों की जो शक की सुई थी वो ना चाहते हुए भी शिवा उर्फ शमशेर पे जाके अटकती है। और शमशेर उर्फ शिवा को जब पुलिस वाले उठाते हैं, जाहिर सी बात है किसी संगीन जुर्म में नहीं उठा सकते थे, बस पूछताछ के लिए थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जब उठाते हैं, उठाने के बाद जब थाने लाते हैं, तो आने के बाद मैंने हर वीडियो में कहा है कि पुलिस वालों की नज़रें बड़ी पारखी होती हैं। अगर कोई क्रिमिनल है वो झूठ बोल रहा है तो पुलिस वाले तुरंत पकड़ लेते हैं। जब शिवा से पूछताछ करते हैं, शमशेर से कहते हैं कि क्या तुमने कत्ल किया है, तुम उस टाइम पे कहाँ थे, 1 दिसंबर को तुम 6 पे तुम कहाँ गए थे। तो ये सारी चीज़ें, सारे सवाल जब पुलिस वाले दागते हैं तो कुछ टाइम तक तो शिवा और शमशेर बातों को इधर उधर घुमाता है। लेकिन जितने जवाब शमशेर देता जा रहा था, पुलिस वाले उसकी बातों से, उसके बोलने के टोन से कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये जो शख्स है कुछ छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस वाले जब अपने पुलिसिया अंदाज में
सख्ती से पूछताछ करते हैं तो शमशेर उर्फ शिवा टूटता है और टूटने के बाद तोते की तरह एक एक चीज बताना शुरू करता है। और सबसे पहले, जैसा फिल्मों में आपने देखा होगा कि अचानक से विलन का एटीट्यूड चेंज होता है, हंसते हुए कहता है कि हाँ मैंने कत्ल किया। एक मूवी आई थी गैंग ऑफ वासेपुर, उस मूवी में जो सरदार खान थे उनका कहना था कि हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, बदला। और ऐसा ही कुछ डायलॉग शिवा मारता है और मारते हुए कहता है कि जिस बदले की आग में मैं 15 साल से जल रहा था, जिस इंसान को मारना ही मेरे जीवन का मकसद था, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं था, मैंने उसको मार दिया, अपना बदला ले लिया। इतना कहते हुए शिवा जोर से हंसने लगता है। एक अजीब सा उसके चेहरे पे विनिंग एटीट्यूड था। उसको इस बात का कोई गम नहीं था कि मैं फंस चुका हूँ, मेरे हाथों कत्ल हुआ है, मुझे सजा हो सकती है, मुझे कारावास हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उसके चेहरे पे एक स्वच्छंद मुस्कान थी, एक जीतने वाला एटीट्यूड था। अब इस एटीट्यूड को देखने के बाद एक तरह से पुलिस वालों के भी होश उड़ते हैं कि एक इंसान जो कत्ल करके बैठा है, कत्ल करने के बाद बाकायदा पुलिस के सामने बैठा है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, इसका भांडा फूट चुका है, उसके बाद भी इसे कोई डर नहीं है। ये हंस रहा है, खुले मुंह से कह रहा है हाँ मैंने बदला लिया है, मैंने 15 साल तक इसको मारने का इंतजार किया है। तो आखिर इस चीज़ के पीछे कहानी है तो है क्या? अब इस कहानी को जानने के लिए जब पुलिस वाले शिवा से पूछते हैं कि तुमने कत्ल क्यों किया, तो पुलिस वालों को ना कोई जोर जबरदस्ती करनी पड़ी, ना ही टॉर्चर करना पड़ा, ना ही मारना पीटना पड़ा। शिवा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कहानी को सुनाता है, और जो कहानी सुनाता है ये कहानी आपको हर बॉलीवुड की फिल्म में मिल जाएगी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 के लखनऊ से सटे इर्फ गुरदीन खेड़ा गांव से। शिवा और रामजीवन लोधी एक दूसरे के पड़ोसी थे। गांव में शिवा का एक बड़े निचले पायदान पे कदकाठी था, वहीं जो रामजीवन लोधी था एक तरह से उसकी तपी गुंडई थी, सारे लोग उससे डरते थे। अच्छा खासा रुतबा था, अच्छा खासा रसूख था, सारे लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते थे। और इसी बीच रामजीवन लोधी और शिवा के बीच जमीनी विवाद हो जाता है। विवाद होता है, विवाद धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ने के बाद चूंकि अब रामजीवन लोधी दबंग था, गांव में उसका रुतबा था, रामजीवन लोधी आए दिन शिवा के परिवार के ऊपर हावी होने लगता है। कभी शिवा के घर वालों को गाली देता, कभी मारता पीटता, कभी कुछ और करता। शिवा उस समय महज 26 साल का, नई नई शादी हुई थी, एक बेटा हुआ था। शिवा बेचारा सारी चीज़ें चुपचाप देखता है। घर वाले भी समझाते हैं, शांत करते हैं कि अगर तुम लड़ाई झगड़ा करने जाते हो तो जो रामजीवन लोधी है वो दबंग है, तुम्हें मार भी सकता है, और अगर तुमने मार भी दिया तो पुलिस कानून कचहरी इन चक्करों में अगर तुम पड़ोगे तो घर के इकलौते चिराग हो, तुम्हारे अलावा घर का है कौन। शिवा भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, रामजीवन लोधी से बीच बचाव करता है। लेकिन इस बात की हद तो तब बढ़ गई जब रामजीवन लोधी एक दिन शिवा के माँ को और उनकी घर की एक और महिला को बाकायदा सबके सामने बेइज्जत करता है। बेइज्जत करने के बाद उनके कपड़े उतारता है और निर्वस्त्र करके बीच चौराहे पे घुमाता है। और ये सारी चीज़ें शिवा अपनी आंखों से देख रहा था। रामजीवन के साथ कई लोग खड़े थे, परिवार दबंग था, उनके पास कुछ गुर्गे थे। ये सारी चीज़ें मजबूरी में शिवा देखता है, देखने के बाद चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। गांव वाले खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, मामला पुलिस प्रशासन के पास जाता है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। लिहाजा अब शिवा को लगता है कि इसे बदला तो लेना है। इसके माँ बाप की जो बेइज्जती हुई है, इसके बहन की, इसकी पत्नी की जो बेइज्जती हुई है, बिना कपड़ों के घुमाया गया है, इस बात का बदला तो इसे लेना है। लिहाजा ये बदला लेने के लिए सबसे पहले पुलिस प्रशासन इन सबके दरवाजे खटखटाता है, हर जगह मदद मांगता है, सबसे मदद की गुहार लगाता है, मदद की भीख मांगता है, इंसाफ की मांग करता है। लेकिन जब कहीं से भी शिवा को न कोई इंसाफ मिलता है, न ही कोई रिस्पांस मिलता है, तो इसके दिमाग में आता है
कि अब अपना बदला मुझे खुद लेना होगा। बदला तो इसे लेना था, लेकिन इस बदला लेने में इसके दिमाग में कई चीज़ें आती हैं। पहला कि अगर मैं बदला लेता हूँ तो मेरा अभी महज 1-2 साल का बेटा है, उसका क्या होगा। अगर मैं बदला लेता हूँ तो मेरे परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, मेरी पत्नी को संभालने वाला कोई नहीं है, उन सबका क्या होगा। लिहाजा मुझे बदला लेना तो है, लेकिन ऐसे समय पे लेना है जब मेरे परिवार का कोई ऐसा सदस्य मेरी परिवार की जिम्मेदारी लेने लायक हो कि अगर इस बदले में मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार टूटे ना, मेरा परिवार अपने खाने पीने की, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। लिहाजा साल 2007 से शिवा ये कसम खा लेता है कि जब शिवा का बेटा 15 साल का हो जाएगा, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी लेने लायक हो जाएगा, तब मैं रामजीवन लोधी से बदला लूँगा, इसका कत्ल करूँगा, इसकी जान ले लूँगा। सारे लोग इस घटना को धीरे धीरे भूल जाते हैं। 2007 की ये घटना है, 2008 आता है, 9 आता है, 10 आता है। शिवा इस बात की जिक्र न अपने माँ बाप से करता है, न अपनी पत्नी से करता है, न ही अपने बेटे से करता है। ये उस बदले की आग में जलता रहता है, दिन प्रतिदिन अपने बेटे के 15 साल के होने का इंतजार करता है। और ये कहावत है कि बदला ही एक ऐसी डिश है जिसको जितना ठंडा परोसा जाए उतना ही स्वादिष्ट होता है। साल 2007 से इस कहानी की शुरुआत होती है। फाइनली साल 2023 की शुरुआत जब होती है तो इसको लग जाता है कि अब मेरा बेटा 15 साल का हो चुका है और अब मैं बदला ले सकता हूँ, और ये बदला मुझे साल 2023 में लेना है। लिहाजा ये साल 2023 की शुरुआत में नेपाल से असलहे मंगवाता है, 2 देसी पिस्टल मंगवाता है। पिस्टल मंगवा चुका था, लेकिन इससे पहले कभी इसने एक चिड़िया भी नहीं मारी थी, लिहाजा अब निशाना भी पक्का करना था। इसलिए साल 2023 की शुरुआत से इन असलहों से, इन बंदूकों से बाकायदा निशाना लेना, फायर करना, अगर गन फंस जाए तो उस समय क्या करना है, अगर गोली अटक जाए तो क्या करना है। साल 2023 के जनवरी महीने से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस, इस चीज़ की तैयारी शुरू करता है। बाकायदा ये रामजीवन लोधी की रेकी करता है कि रामजीवन लोधी कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कैसे मैं मर्डर कर सकता हूँ, कब ऐसा लगे कि मैंने बदला लिया है। चूँकि इसे मर्डर के साथ साथ इस बात को भी दिखाना था लोगों के सामने कि मैंने अपना बदला लिया है। लिहाजा धीरे धीरे साल 2023 के सारे महीने बीत जाते हैं। इधर इसका निशाना भी अचूक हो चुका था, अच्छी खासी जानकारी से असलहे, गोली बारूदों की हो चुकी थी। ये रेकी भी कर रहा था, और इसी रेकी में से पता चलता है कि जो रामजीवन लोधी है वो मनरेगा से कच्ची सड़क का निर्माण करवा रहा है। जो गांव के लोग होंगे इस बात को जानते होंगे कि कैसे नरेगा में मजदूरों को लगवा के सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, सड़कें बनती हैं, सरकार उनका भुगतान करती है। और इस काम की ठेकेदारी रामजीवन लोधी लिया हुआ था। रामजीवन लोधी सड़क बनवा के 5, साढ़े 5, 6 बजे जब छुट्टी होती है तो अपनी मोटरसाइकिल से लौटता है, और इस बात की पूरी जानकारी शिवा उर्फ शमशेर को दी। शिवा भी पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगवाता है, 1-2 लोग इसके साथ और होते हैं। गाड़ी लगवाता है, बाकायदा फॉलो करता है, और जैसे ही सभासद तारिक के घर के सामने गाड़ी पहुंचती है, ये अपनी स्कॉर्पियो से उस गाड़ी को ठोंक देता है। और स्कॉर्पियो से गाड़ी ठोंकता है, ठोंकने के बाद रामजीवन लोधी गिरता है। गिरने के बाद बाकायदा फिल्मी अंदाज में शिवा बाहर आता है। आने के बाद अपनी बंदूक निकालता है, और जैसे बॉलीवुड फिल्मों में जो हीरो होते हैं वो विलन को मारने से पहले एक एक गुनाहों का हिसाब देता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ, तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी, तूने मेरे बाप का कत्ल किया। सेम उसी अंदाज में ये पूरे 2007 में जो कुछ हुआ था एक एक चीज़ का हिसाब देता है। एक गोली मारता है, फिर हिसाब देता है, फिर दूसरी गोली मारता है, और इस बीच जो रामजीवन लोधी बाकायदा भीख मांगता है, माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है। लेकिन बेहद फिल्मी अंदाज में जो शिवा था एक एक गुनाह गिनाता है, गिनाने के बाद 3 गोली मारता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ये कहानी जब पुलिस वाले सुन रहे थे तो एक तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो, जो 2003-4 के आसपास अजय देवगन या फिर सुनील शेट्टी की फिल्में आती थी। सेम वही कहानी लगती है कि हीरो की बहन की, हीरो की माँ की बेइज्जती होती है, हीरो कुछ साल बाद बड़ा होता है, बदला लेता है। ये सारी चीज़ें इस कहानी में पुलिस वाले जब देखते हैं तो एक तरह से उन्हें खुद समझ नहीं आता कि इस पर कौन सी धारा लगाएं। इसने तो अपना बदला लिया है,
और कई बार ऐसा होता है, मेरे भी पेशे में मैंने देखा है कि कई अपराधी मेरे सामने बैठते हैं। अब ये बात मैं कभी बताना नहीं चाह रहा था। मेरे सामने बैठते हैं, मामला सुनाते हैं कि उन्होंने क्यों ये क्राइम किया। कई ऐसी फाइल मेरे सामने होती हैं कि जब मर्डर करने वाला अपने केस को एडमिट करता है, स्वीकारता है कि हाँ मैंने कत्ल किया है, लेकिन उसके कत्ल की वजह ऐसी होती है कि एक बार को तो इच्छा होती है कि इसकी सज़ा को कम करवाया जाए, दूसरे साइड की पैरवी थोड़ा नर्म तरीके से की जाए। लेकिन हमारा देश न हमारे भावना से चल सकता है, ना ही किसी के सेंटिमेंट से चल सकता है। ये देश संविधान से चलेगा। कल भी मैंने यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ। तो बहरहाल इस मामले में जो कुछ सज़ा होगी, अगर पुलिस सारी चीज़ें इकट्ठा करती है, रीज़न, मोटिव, सारी टाइमिंग, सारी चीज़ें अगर मैच होती हैं, तो जो सज़ा होगी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, और इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करना भी, अपनी राय रखना भी एक जिम्मेदार नागरिक का काम होता है। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।